हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो की, क्योंकि इन्होंने भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बाय ऑपरेशन कैपेसिटी रिन्यू पावर के साथ एक टाई अप किया है ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डिटेल में और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें एल&टी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई एल&टी करती क्या है, तो ये भारत की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये ईपीसी प्रोजेक्ट्स यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करती है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कॉर्पोरेट ग्रुप है, यानी कि इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है। और रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले साल यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर का इनका ग्रुप रेवेन्यू 1360 बिलियन रुपीस था, जो कि यूएस डॉलर में लगभग 19 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास होता है। और अगर क्रेडिट रेटिंग की बात की जाए तो क्रिसिल ने इनको ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग दी है, इकरा ने भी सिमिलरली ट्रिपल ए स्टेबल रेटिंग दी है। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 27 अक्टूबर 2021 के शेयर प्राइस के हिसाब से इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 2507 बिलियन रुपीस था। तो अब अगर बात की जाए एल&टी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जैसा कि पिछले पेज में हमने डिस्कस किया कि इसमें कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर के पास है 24% के आसपास। उसके बाद इंडिविजुअल्स के पास 22%, एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास 14%, म्यूचुअल फंड और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास 16%, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 18% और बाकी का 6% अदर्स के पास है। और अगर इनके बड़े शेयर होल्डर की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी के पास है 12.6%। इसके अलावा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और जीआईसी सिंगापुर के पास लगभग 2.4% ईच, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के पास 2.1% और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1.8%। और ये बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड है। इनके ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर आप जीडीआर समझना चाहते हैं तो मैंने एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के ऊपर एक वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जीडीआर क्या होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है और ये लगातार 1946 से ये लगातार हर साल डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कुछ इनकी बड़ी जो कंस्ट्रक्शंस हैं भारत के अंदर, तो इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में जो है उसको बनाया था। इसके अलावा इनके सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। इन्होंने लोटस टेम्पल जो दिल्ली में है उसको बनाया था। इसके अलावा इन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन की थी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नेशन को बिल्ड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और अब अगर बात की जाए इंटरनेशनल फुटप्रिंट की, तो आप देखेंगे कि इनकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कतार में, उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोहा में। इसके अलावा इनके ईपीसी गैस प्रोजेक्ट हैं कतार में, ट्विन टावर्स हैं दुबई मरीना में। तो बहुत जगह पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है भारत से बाहर भी। तो अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो लार्सन एंड टूब्रो ने रिन्यू पावर जो कि भारत की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है बाय ऑपरेशनल कैपेसिटी, और इसके वन ऑफ द ओनर्स हैं गोल्डमैन सैक। तो इनके साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके चलते ये जॉइंटली दोनों कंपनीज डेवलप करेंगी, ओन करेंगी, एग्जीक्यूट करेंगी और ऑपरेट करेंगी ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इंडिया में। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट कंसर्न के चलते रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस बढ़ रहा है। तो इसीलिए दोनों कंपनी ने पार्टनरशिप करी है और दोनों ही कंपनीज ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर दिया है, ताकि ये उनको इंडस्ट्री को एंड टू एंड कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और अगर बात की जाए ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल पावर के द्वारा और इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता और मोस्टली इसको वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है। और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि 2030 तक रिफाइनरी से, फर्टिलाइजर प्लांट से और सिटी गैस ग्रिड्स जो हैं उनको ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जो डिमांड होगी उनकी तरफ से, वो लगभग 2 मिलियन मेट्रिक टन होगी एक साल में बाय 2030। और इसके लिए लगभग 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो पार्टनरशिप है ये एक स्टेप है ताकि भारत को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके और जो उनकी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे कम की जा सके। और ऐसा करने से हमारा जो बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल होता है ऑयल को खरीदने का, उसमें भी कमी लाई जा सकती है। और कंपनीज उम्मीद कर रही हैं कि दोनों कंपनीज मिलके आने वाले 2 साल में
2 बिलियन तक की इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस एरिया में इस पार्टनरशिप के थ्रू जनरेट कर सकती हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में जो पावर है उनका रोल होगा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एक्सपर्टीज है। और इसके अलावा एलएनटी की बात की जाए तो उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में है। तो एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है आने वाले टाइम में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एलएनटी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने लगभग 25% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 60% से ज्यादा रिटर्न दिया है। और पिछले एक महीने में हालांकि इनका शेयर थोड़ा सा स्लो रहा है, 1.46% की नेगेटिव रिटर्न है, और पिछले एक वीक में भी लगभग ये 3% से ज्यादा गिरा है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार डिविडेंड पे करते हैं, लगभग 2% के आसपास ये अपने शेयर प्राइस का डिविडेंड पे करते हैं। पिछले साल यानी कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो उन्होंने 26 रुपए का डिविडेंड पे किया था, तब इनका शेयर प्राइस कम था। और इस साल ऑलरेडी 18 रुपए का डिविडेंड पे कर चुके हैं, और आई एम श्योर कि एक बार और ये डिविडेंड पे करेंगे तो लगभग वो 15-16 रुपए का डिविडेंड हो सकता है। तो 2% का डिविडेंड और उसके अलावा जो भी इनकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, तो ओवरऑल एक अच्छी बेट हो सकती है। और अगर हम मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने अक्टूबर एंड में इसका टारगेट 2175 दिया था। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी जो अपना एवरेज टारगेट प्राइस है इसी के आसपास देते हैं, 2168, हायर साइड पे 2414 और लोअर साइड पे 1452। और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 1789 के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर पी और पीबी रेशो देखा जाए तो इनके जो भी अगर पीयर्स आप देखेंगे तो वो बहुत ही छोटे हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर इनका वैल्यूएशन भी ज्यादा बुरा नहीं है, काफी अट्रैक्टिव लगता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट टू इक्विटी थोड़ा ऑन द हायर साइड है, बट इतनी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं उसमें थोड़ा सा डेट का इशू रहता ही है। लेकिन अदरवाइज बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और जितनी डेवलपमेंट भारत में होनी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान एलएनटी का रहने वाला है। तो अगर आप लंबे समय का व्यू रखते हैं तो एलएनटी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मेरी एक वन ऑफ द पसंदीदा कंपनी है। और इसके अलावा अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, जहां पे एक्सप्लेन किया था कि आने वाले 10 साल में जितनी भी पावर की एक्स्ट्रा डिमांड होगी, बेस्ड ऑन अगर हम पिछले 20 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को देखें तो उसके हिसाब से जितनी भी डिमांड होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरी की जाने वाली है। रादर काफी सारी डिमांड जो अभी फॉसिल फ्यूल से पूरी की जाती है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेस करने वाली है। तो जो भी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी में इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, आने वाले 10 साल में वो बहुत बड़ी रिटर्न दे सकते हैं। तो एलएनटी ने वहां पे एक स्टेप उठाया है। इसके अलावा रिलायंस बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अदानी उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आपको जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए राइट प्राइस पे, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। और अगर एलएनटी की बात की जाए तो अगेन डेफिनेटली मैं इस करंट प्राइस पे भी और कोई भी करेक्शन आती है इसको अपने पोर्टफोलियो में लेने की सलाह दूंगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप एलएनटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।